Assalamu alaikum viewers, I hope you all fine. I am Alifnan Khan and today we will discuss about physical foundations of biochemistry. So let's start. Bismillahirrahmanirrahim. Physical foundations of biochemistry. Living cells are open system, exchanging matter and energy with their surroundings, extracting and channeling energy to maintain themselves in a dynamic steady state distant from equilibrium. Energy is obtained from sunlight or chemical fuel by converting the energy from electron flow in the chemical bonds of ATP. कि जो लिविंग सेल्स हैं वो ओपन सिस्टम हैं और ये एक्सचेंज करते हैं मैटर्स को और एनर्जी को अपनी सराउंडिंग के साथ और एक्सट्रैक्ट करते हैं एनर्जी को और उसको चैनल करते हैं ताकि ये अपने आप को मेंटेन कर सकें डायनामिक स्टेडी स्टेट में जो कि डिस्टेंट है इक्विलिब्रियम से। और एनर्जी किस फॉर्म में ऑब्टेन की जा सकती है या किस तरीके से ऑब्टेन की जा सकती है वो की जा सकती है फ्रॉम सनलाइट और केमिकल फ्यूल्स। कैसे? बाय कन्वर्टिंग द एनर्जी फ्रॉम इलेक्ट्रॉन फ्लो कि इलेक्ट्रॉन फ्लो से एनर्जी को कन्वर्ट किया जाता है इन द केमिकल बॉन्ड्स ऑफ एटीपी। Next, the tendency for a chemical reaction to proceed towards equilibrium can be expressed as a free energy change, delta G। और ये फ्री एनर्जी चेंज जो है इसको गिब्स फ्री एनर्जी भी कहते हैं। ये एक्सप्रेस करती है अमाउंट ऑफ एनर्जी कैपेबल ऑफ डूइंग वर्क ड्यूरिंग रिएक्शन एट कांस्टेंट टेम्परेचर एंड प्रेशर। एंड नेक्स्ट ये जो फ्री एनर्जी है इसके आगे दो कंपोनेंट्स हैं। इंथाल्पी चेंज डेल्टा एच। इंथाल्पी बेसिकली इज़ अ हीट कंटेंट ऑफ रिएक्टिंग सिस्टम। Next, an entropy change, delta S. Entropy basically is a quantitative expression for the randomness or disorder in a system. These variables are related by the equation is that delta G is equal delta H minus T delta S के किसी भी केमिकल रिएक्शन की जो टेंडेंसी है जिससे वो प्रोसीड करेगा टुवर्ड्स इक्विलिब्रियम हम उसको एक्सप्रेस कर सकते हैं कि वो फ्री एनर्जी चेंज है डेल्टा जी। और इसके नेक्स्ट टू कंपोनेंट्स होते हैं इंथाल्पी चेंज और एंट्रोपी चेंज। अब ये वेरिएबल आपस में कैसे रिलेटेड हैं वो इस इक्वेशन के ज़रिए डेल्टा जी इज इक्वल डेल्टा एच माइनस टी डेल्टा एस। Next is when the delta G of a reaction is negative, the reaction is exergonic and tends to go towards completion. When delta G is positive, the reaction is endergonic and tend to go in the reverse direction. कि ये जो डेल्टा G अगर किसी रिएक्शन की नेगेटिव होगी इट्स मीन कि रिएक्शन एक्सर्गोनिक होगा और वो टुवर्ड्स कंप्लीशन जो है वो मूव करेगा। और जब डेल्टा G पॉजिटिव होगी किसी भी रिएक्शन की तो वो रिएक्शन एंडरगोनिक होगा और वो रिएक्शन जो है वो रिवर्स डायरेक्शन में मूव करेगा। लाइक हेयर यू कैन सी इन दिस टेबल कि डेल्टा G प्राइम नॉट जब नेगेटिव होगी तो वो प्रोसीड करेगा फॉरवर्ड में और जब ज़ीरो होगी डेल्टा G प्राइम नॉट तो वो इक्विलिब्रियम पर होगा। रिएक्शन जब पॉजिटिव होगी तो वो प्रोसीड इन रिवर्स। तो यही बात ऊपर की गई है कि जब डेल्टा G प्राइम नॉट ये स्टैंडर्ड कंडीशंस में बात की जा रही है बिकॉज यहाँ पर देखें रिलेशनशिप अमंग द के इक्विलिब्रियम प्राइम एंड डेल्टा G प्राइम नॉट इन द डायरेक्शन ऑफ द केमिकल रिएक्शंस व्हेन वी स्टार्टिंग विद ऑल कंपोनेंट्स एट 1 मोलर। तो फिर ये उस वक्त बात की जा रही है कि डेल्टा G प्राइम नॉट और के इक्विलिब्रियम प्राइम का रिलेशन जब हम सारे कंपोनेंट्स को 1 मोलर कंसनट्रेशंस पे ले रहे हैं। तो ये अंडर स्टैंडर्ड कंडीशंस की बात है लेकिन ओवरऑल बात यही है कि अगर डेल्टा G की वैल्यू नेगेटिव होगी तो वो रिएक्शन प्रोसीड करेगा फॉरवर्ड इट्स मीन टुवर्ड्स कंप्लीशन। और जब डेल्टा G प्राइम नॉट की वैल्यू पॉजिटिव होगी या डेल्टा G की पॉजिटिव होगी तो वो इंटरगोनिक होगा और वो रिवर्स डायरेक्शन में जाएगा। और लेकिन यहाँ पर ये कि इक्विलिब्रियम प्राइम का रिलेशन है डेल्टा G प्राइम नॉट के साथ कि अगर के इक्विलिब्रियम प्राइम ग्रेटर देन 1 है तो डेल्टा G प्राइम नॉट नेगेटिव होगी और रिएक्शन प्रोसीड करेगा फॉरवर्ड। और जब के इक्विलिब्रियम प्राइम 1 होगी तो डेल्टा G प्राइम नॉट 0 होगी और रिएक्शन इक्विलिब्रियम पर होगा। और अगर के इक्विलिब्रियम प्राइम जो है वो लेस देन 1 है तो डेल्टा G प्राइम नॉट की वैल्यू पॉजिटिव होगी और रिएक्शन जो है वो रिवर्स डायरेक्शन में मूव करेगा। Next is when the two reactions can be summed to yield the third reaction. The delta G for this overall reaction is the sum of the delta G's of the two separate reactions. कि जब दो रिएक्शन को सम किया जाए और एक तीसरा रिएक्शन बने तो इस तीसरी रिएक्शन की जो ओवरऑल डेल्टा G होती है
वो दोनों रिएक्शन की डेल्टा जीज को हम प्लस करके निकाल सकते हैं। लाइक हियर यू कैन सी इन दिस डायग्राम कि ये पहला रिएक्शन है जिसमें ए जो है वो कन्वर्ट हो रहा है बी में, दूसरी रिएक्शन में बी कन्वर्ट हो रहा है सी में। अब इस दोनों रिएक्शन में बी कॉमन है तो हम बी को कैंसिल आउट कर देंगे। तो ये सम ओवरऑल रिएक्शन ये बना कि ए जो है वो सी में कन्वर्ट हो रहा है। अब पहले रिएक्शन की भी एक डेल्टा जी प्राइम नॉट थी जिसको हमने 1 कहा, और दूसरे रिएक्शन की डेल्टा जी प्राइम नॉट 2 है। अब हमने तीसरा रिएक्शन बनाया है जो कि एक ओवरऑल रिएक्शन है, और अब इसकी जो डेल्टा जी होगी वो दोनों को सम करके हम निकाल सकते हैं। इट्स मीन डेल्टा जी प्राइम नॉट टोटल इज इक्वल डेल्टा जी प्राइम नॉट 1 प्लस डेल्टा जी प्राइम नॉट 2। Next, the reactions converting ATP to PI and ADP or to AMP and PPI are highly exergonic. It's mean large negative delta G. कि वो रिएक्शन जिसमें ATP को या तो PI और ADP में कन्वर्ट किया जाता है या ATP को AMP and PPI में कन्वर्ट किया जाता है, ये बहुत ज़्यादा हाईली एक्सर्गोनिक होते हैं और इनकी नेगेटिव डेल्टा G वैल्यू होती है। Many endergonic cellular reactions are driven by coupling them through common intermediates to these highly exergonic reactions। कि अब बहुत ज़्यादा ऐसे सेलुलर रिएक्शंस हैं जो कि एंडरगोनिक होते हैं, उनको कपल किया जाता है कॉमन इंटरमीडिएट्स के ज़रिए इन हाईली एक्सर्गोनिक रिएक्शंस के साथ। इसकी एग्जांपल हम डिस्कस करते हैं। Synthesis of glucose 6-phosphate is the first step in the utilization of glucose by many organism। कि ग्लूकोज 6-phosphate की सिंथेसिस करवाना ये पहला स्टेप होता है ग्लूकोज को यूटिलाइज करने का। ये बहुत ज़्यादा ऑर्गेनिज्म ये स्टेप करते हैं, जिसमें ग्लूकोज और इनऑर्गेनिक फॉस्फेट से ग्लूकोज 6-phosphate और वाटर प्रोड्यूस होता है, और इसकी डेल्टा जी प्राइम नॉट 13.8 किलो जॉल पर मोल है। लेकिन ये इस पॉजिटिव वैल्यू जो है इसकी डेल्टा जी प्राइम नॉट की प्रेडिक्ट करती है कि अंडर स्टैंडर्ड कंडीशन रिएक्शन विल टेंड नॉट टू प्रोसीड स्पॉन्टेनियसली इन द डायरेक्शन रिटन। कि इसकी पॉजिटिव वैल्यू डेल्टा जी प्राइम नॉट की ये बताती है कि जब हम अंडर स्टैंडर्ड कंडीशंस की बात करेंगे तो ये रिएक्शन इस तरीके से प्रोसीड नहीं करेगा जिस तरीके से लिखा गया है, जो हमने पीछे देखा। इसके अलावा वो कहता है कि अनदर सेलुलर रिएक्शंस द हाइड्रोलिसिस ऑफ एटीपी टू एडीपी एंड पीआई इज वेरी एक्सर्गोनिक। लाइक एटीपी प्लस वाटर कन्वर्टेड इनटू एडीपी एंड पीआई, और इसकी डेल्टा जी प्राइम नॉट है -30.5 किलो जॉल पर मोल। तो इसमें ये बात नोट करने वाली है कि दोनों रिएक्शंस में एक कॉमन इंटरमीडिएट्स हैं पीआई और H2O, और इनको हम एक्सप्रेस कर सकते हैं कि ये सिक्वेंशियल रिएक्शंस हैं। लाइक हेयर पहला रिएक्शन था कि ग्लूकोज और इनऑर्गेनिक फॉस्फेट जो है वो कन्वर्ट होते हैं ग्लूकोज 6-phosphate में और वाटर प्रोड्यूस होता है। दूसरे रिएक्शन जो हमने हाइड्रोलिसिस ऑफ एटीपी डिस्कस किया उसमें है कि एटीपी और वाटर कन्वर्ट हो रहे हैं एडीपी एंड पीआई में। अब इनमें हमने बोला कि कॉमन इंटरमीडिएट शेयर हो रहे हैं, वो है पीआई और H2O। यहाँ पर ये पीआई इस पीआई से कैंसिल हो जाएगा, ये वाटर इस वाटर के साथ कैंसिल हो जाएगा, तो ओवरऑल रिएक्शन हमारे पास आएगा कि एटीपी और ग्लूकोज कन्वर्टेड इनटू एडीपी प्लस ग्लूकोज 6-phosphate। इट्स मीन कि ओवरऑल जो स्टैंडर्ड फ्री एनर्जी चेंज है वो हम ऑब्टेन कर सकते हैं बाय एडिंग वैल्यू फॉर इंडिविजुअल रिएक्शंस। क्योंकि हमने पीछे बात की कि जब दो रिएक्शंस के डेल्टा जी प्राइम नॉट को हम प्लस करेंगे तो जो थर्ड वैल्यू बनेगी वो दोनों वैल्यू की स्टैंडर्ड फ्री एनर्जी चेंज को प्लस करके आएगी। लाइक हेयर यू कैन सी दैट डेल्टा जी प्राइम नॉट ये पहली रिएक्शन की है 13.8 किलो जॉल पर मोल, प्लस ये दूसरी रिएक्शन की है एटीपी हाइड्रोलिसिस की। तो ओवरऑल रिएक्शन एक्सर्गोनिक है। इसकी आई है डेल्टा जी प्राइम नॉट -16.7 किलो जॉल पर मोल। इट्स मीन क्या हुआ कि ओवरऑल रिएक्शन तो एक्सर्गोनिक है। एनर्जी स्टोर्ड इन एटीपी इज यूज्ड टू ड्राइव द सिंथेसिस ऑफ ग्लूकोज 6-phosphate। कि जो एनर्जी एटीपी में स्टोर थी उसको ही यूज़ किया सेल ने और ग्लूकोज 6-phosphate बना लिया। इवन दो इट्स फॉर्मेशन फ्रॉम ग्लूकोज एंड इनऑर्गेनिक फॉस्फेट इज एंडरगोनिक। क्योंकि हमने जो पीछे रिएक्शन डिस्कस किया कि ग्लूकोज और इनऑर्गेनिक फॉस्फेट कंबाइन होकर ग्लूकोज 6-phosphate प्लस H2O बनाते हैं, वो रिएक्शन एंडरगोनिक था। Next, pathway of glucose 6-phosphate formation from glucose by phosphoryl transfer from ATP is different from reactions 1 and 2 above। कि जो ऊपर दोनों रिएक्शन हमने डिस्कस किए हैं वो दोनों रिएक्शन इस रिएक्शन से डिफ़र करते हैं इस लिहाज से क्योंकि इसमें ग्लूकोज 6-phosphate की फॉर्मेशन हो रही है
फ्रॉम ग्लूकोज बाय फॉस्फोराइल ट्रांसफ़र के एटीपी से फॉस्फोराइल ग्रुप ट्रांसफ़र किया जा रहा है, ग्लूकोज को और ग्लूकोज 6 फॉस्फेट बनाया जा रहा है। लेकिन ये रिएक्शन उन दोनों रिएक्शन से डिफरेंट है जो हमने ऊपर डिस्कस किए, बट नेट रिजल्ट इज सेम एज द सम ऑफ टू रिएक्शंस, क्योंकि जब हमने दोनों रिएक्शन को सम किया तो ग्लूकोज 6 फॉस्फेट ही प्रोड्यूस हुआ। Its mean in thermodynamic calculations, all that matter is the state of system at the beginning of the process and its state at end. Root between initial and final state is immaterial, unimportant या irrelevant. कि अगर हम थर्मोडायनामिक कैलकुलेशंस कर रहे हैं तो उसमें जो चीज़ मैटर करती है वो स्टेट है सिस्टम की, और वो बिगिनिंग पे क्या थी और वो एंड ऑफ प्रोसेस जो है वो क्या थी। लेकिन अब इसके दरमियान जो रूट लिया गया है बिटवीन इनिशियल एंड फाइनल स्टेट वो इमटेरियल है, उसकी कोई अहमियत नहीं है, अनइम्पॉर्टेंट है और वो इररेलेवेंट है। Next, the standard free energy change for a reaction delta G prime naught is a physical constant that is related to the equilibrium constant by equation delta G prime naught is equal minus RT log natural के equilibrium prime। कि जो standard free energy change होती है किसी भी reaction की, जिसको हम डेल्टा जी प्राइम नॉट कहते हैं, ये एक फिजिकल कांस्टेंट है और ये रिलेट करती है इक्विलिब्रियम कांस्टेंट के साथ इस इक्वेशन के ज़रिए। डेल्टा जी प्राइम नॉट इज इक्वल माइनस आर टी लॉग नेचुरल के इक्विलिब्रियम प्राइम। अब हम इसको डिराइव करते हैं। डेल्टा जी एंड डेल्टा जी प्राइम नॉट फॉर एनी रिएक्शन, फॉर एग्जांपल ये रिएक्शन है ए प्लस बी, रिवर्सिबल रिएक्शन सी प्लस डी are related by the equation delta G is equal delta G prime naught plus RT log natural। ये प्रोडक्ट की कंसनट्रेशंस हैं और ये रिएक्टेंट की कंसनट्रेशंस हैं। अब ये जो इक्वेशन है इसमें जो टर्म रेड की गई हैं ये वाली, ये वो हैं जो एक्चुअली प्रिवेल करती हैं सिस्टम में अंडर ऑब्जर्वेशन। द कंसनट्रेशन टर्म्स इन दिस इक्वेशन एक्सप्रेस द इफ़ेक्ट्स, जिसको हम मास एक्शन बोलते हैं, और ये टर्म्स जो है ये वाली ये प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन और रिएक्टेंट्स की कंसंट्रेशन को हम कह सकते हैं कि ये मास एक्शन रेशियो है। नेक्स्ट, व्हेन अ रिएक्शन इज एट इक्विलिब्रियम, कि जब रिएक्शन इक्विलिब्रियम पर हो तो व्हेन देयर इज़ अ नो फोर्स ड्राइविंग द रिएक्शन इन आइदर डायरेक्शन, कि फिर कोई फोर्स ही नहीं है जो इसको किसी भी डायरेक्शन में मूव कर सके, आइदर फॉरवर्ड और रिवर्स, तो डेल्टा जी फिर ज़ीरो हो जाएगी और इक्वेशन जो हमने 13.4 पीछे डिस्कस की तो वो रिड्यूस हो जाएगी, क्योंकि डेल्टा जी अब ज़ीरो हो चुका है। अब ये बिल्कुल वैसे ही रहेगी, डेल्टा जी प्राइम नॉट प्लस आर टी लॉग नेचुरल, ये प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन जो इक्विलिब्रियम पे प्रेजेंट है और रिएक्टेंट की जो इक्विलिब्रियम पर प्रेजेंट है कंसंट्रेशन, तो ये अब क्योंकि डेल्टा जी ज़ीरो हो चुका है तो अब ये डेल्टा जी प्राइम नॉट इधर ही रहेगा, ये सारी वैल्यू हम उधर ले जाएंगे तो ये हो जाएगी माइनस आर टी लॉग नेचुरल के इक्विलिब्रियम प्राइम। इट्स मीन क्योंकि ये कंसंट्रेशंस को हम कहते हैं कि ये इक्विलिब्रियम पर है तो इसलिए हमने इसको इक्विलिब्रियम कांस्टेंट के साथ एक्सप्रेस किया है कि इक्विलिब्रियम प्राइम। ये जब जो इक्वेशन बनी है ये वो इक्वेशन है जो रिलेट करती है स्टैंडर्ड फ्री एनर्जी चेंज को और इक्विलिब्रियम कांस्टेंट को। नेक्स्ट, मोस्ट सेलुलर रिएक्शंस प्रोसीड एट यूजफुल रेट्स ओनली बिकॉज एंजाइम्स आर प्रेजेंट टू कैटालाइज देम। कि बहुत ज़्यादा ऐसे सेलुलर रिएक्शंस हैं जो एट यूज़फुल रेट पे प्रोसीड कर जाते हैं। क्यों? क्योंकि एंजाइम प्रेजेंट होते हैं उनको कैटालाइज करने के लिए। एंजाइम्स एक्ट इन पार्ट बाय स्टेबलाइजिंग द ट्रांजिशन स्टेट, कि एंजाइम जो है इस तरीके से एक्ट करते हैं कि वो ट्रांजिशन स्टेट को स्टेबलाइज करते हैं और एक्टिवेशन एनर्जी को कम कर देते हैं और इंक्रीजिंग द रिएक्शन रेट बाय मैनी ऑर्डर्स ऑफ मैग्नीट्यूड। कि एंजाइम का क्या काम है? एंजाइम ने ट्रांजिशन स्टेट को स्टेबलाइज करना है, एक्टिवेशन एनर्जी को कम करना है और उसके जो रिएक्शन का रेट है उसको मैनी ऑर्डर्स ऑफ मैग्नीट्यूड इंक्रीज कर देना है। नेक्स्ट, कैटालिटिक एक्टिविटी ऑफ एंजाइम्स इन सेल इज़ रेगुलेटेड, कि जो एंजाइम्स की कैटालिटिक एक्टिविटी है सेल्स में उसको भी रेगुलेट किया जाता है। नेक्स्ट, मेटाबॉलिज्म इज अ सम ऑफ मैनी इंटरकन्वर्टेड रिएक्शन सीक्वेंस दैट इंटरकन्वर्ट सेलुलर मेटाबोलाइट्स, कि जो मेटाबॉलिज्म होता है वो सम है बहुत ज़्यादा इंटरकनेक्टेड रिएक्शन सीक्वेंस का जो इंटरकन्वर्ट करते हैं बहुत ज़्यादा सेलुलर मेटाबोलाइट्स को। ईच सीक्वेंस इज़ रेगुलेटेड टू प्रोवाइड व्हाट द सेल नीड्स एट द गिवन टाइम एंड टू एक्सपेंड एनर्जी ओनली व्हेन नेसेसरी। कि जो हर सीक्वेंस है, मतलब कि जो मेटाबॉलिज्म में कोई भी इंटरकनेक्टेड रिएक्शंस की सीक्वेंस है, अब उस सीक्वेंस को रेगुलेट किया जाता है टू प्रोवाइड कि
अब इस गिवन टाइम में सेल को क्या चाहिए, एंड टू एक्सपेंड एनर्जी, और उस वक्त एनर्जी को एक्सपेंड करना है जब ये नेसेसरी होगी। नेक्स्ट ये एक रिलेशनशिप है बिटवीन कैटाबॉलिक एंड एनाबॉलिक पाथवे, बिकॉज मेटाबॉलिज्म इज़ द कम्बिनेशन ऑफ द कैटाबॉलिक एंड एनाबॉलिक पाथवे। कि जो एनाबॉलिक पाथवे है उसमें स्मॉल प्रिकर्सर्स मालिक्यूल्स जो हैं वो कन्वर्ट होते हैं मैक्रो मालिक्यूल्स में, और मैक्रो मालिक्यूल्स प्रोड्यूस होते हैं। यहाँ पर अब अमाइनो एसिड्स दिखाए गए हैं, तो इसका मैक्रो मालिक्यूल सेल मैक्रो मालिक्यूल्स प्रोटीन्स बनेंगे। शुगर्स हैं तो नेक्स्ट पॉलीसेक्राइड्स बनेंगे। फैटी एसिड्स हैं तो लिपिड्स बनेंगे। नाइट्रोजनस बेसिस हैं तो न्यूक्लिक एसिड्स बनेंगे। अब इसमें एक केमिकल एनर्जी यूज़ होती है। एनाबॉलिज्म में केमिकल एनर्जी यूज़ होती है इन द फॉर्म ऑफ ATP, NADH, NADPH एंड FADH2। और ये फिर जब एनाबॉलिज्म में अपनी केमिकल एनर्जी प्रोवाइड करते हैं तो ये कन्वर्ट हो जाते हैं ADP में, NAD प्लस में, NADP प्लस में और FAD में। लेकिन जो कैटाबॉलिज्म है उसमें जो एनर्जी कंटेनिंग न्यूट्रिएंट्स हैं लाइक कार्बोहाइड्रेट्स हैं, फैट्स हैं, प्रोटीन्स हैं, तो वो सिंपल एनर्जी डिप्लेटेड एंड प्रोडक्ट्स में कन्वर्ट होते हैं लाइक CO2, H2 और NH3। यहाँ पर देखें कैटाबॉलिक पाथवेज डिलीवर केमिकल एनर्जी, क्योंकि यहाँ पर ये देखें ये कैटाबॉलिक पाथवे से ही ये दोबारा प्रोड्यूस हो जाते हैं, क्योंकि ये जो एनाबॉलिज्म में यूज़ हुई थी ATP, NADH, NADPH, FADH2, ये कैटाबॉलिज्म प्रोड्यूस कर रहा था। तो कैटाबॉलिज्म से जो एनर्जी आई थी केमिकल एनर्जी, तो वो एनाबॉलिज्म ने यूज़ कर ली और ये जो है दोबारा इसको बना दिया NADP प्लस की फॉर्म में, और NAD प्लस और FAD और ADP की फॉर्म में। फिर क्या हुआ कि कैटाबॉलिक पाथवे ने तो केमिकल एनर्जी डिलीवर कर दी इन द फॉर्म ऑफ ATP, NADH, NADPH एंड FADH2। तो ये एनर्जी कैरियर जो थे ये यूज्ड हो गए एनाबॉलिक पाथवे में टू कन्वर्ट द स्मॉल मालिक्यूल इनटू द सेलुलर मैक्रो मालिक्यूल्स। ये ओवरऑल मेटाबॉलिज्म है, बिकॉज मेटाबॉलिज्म इज द कॉम्बिनेशन ऑफ anabolism and catabolism. So I hope you get the idea. Thank you so much for watching. Allah Hafiz.